पत्नी की हत्या मामले में पति गिरफ्तार, चाकू से गोदा था पत्नी को, बेटी को भी किया था घायल। कल से फिर हड़ताल पर बैठेंगे एमसीडी कर्मचारी, G20 की वजह से खत्म की थी हड़ताल। मेयर शैली ओबरॉय के आवास पर भी कर सकते हैं प्रोटेस्ट। महिला ने तेजाब पीकर दी जान, शव को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए, पुलिस कर रही है मामले की जांच। इस साल भी दिवाली पर पटाखे बैन, पूर्वी दिल्ली के लोग नाखुश, कुछ लोगों ने बताया फैसले को सही। भद्दे मजाक का विरोध पड़ा महंगा, जमीन पर पटक पटक कर पीटा, फैक्ट्री के अंदर हुई वारदात। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर जॉय एन तिर्की ने बताया कि बीती देर रात जाफराबाद पुलिस को सूचना मिली थी कि मौजपुर के विजय मोहल्ला स्थित गली नंबर 3 में पति ने अपनी पत्नी को चाकू मार दिया है। सूचना मिलते ही जाफराबाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायल पत्नी को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी गर्दन, छाती और बाएं हाथ पर चाकू के निशान पाए गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपी ने अपनी पत्नी को घर पर कई बार चाकू से गोदा था। किराएदार की पहले ना लड़ाई हुई थी, अम्मी और मैं थी, बस मैं और मेरी छोटी बहन थी, अम्मी और मेरी छोटी बहन ऊपर। तो हमने ऐसे चला रखा था, ऊपर कोई सी भी आवाज़ नहीं आई थी, शीशे विशे की आई थी। हमने सोचा बिल्ली ने गिरा दिया होगा। तो इनकी लड़ाई हो गई, दोनों चले गए। तो बाहर ही खड़े हुए थे पापा। तो आलिया अप्पी बोली किराएदार कि देखो हमारा ये सारा घर बर्बाद कर दिया, मैंने अब इससे पीछे छुटवा दो। वैसे पापा के साथ इनका भी चक्कर था। तो फिर पापा गए ऊपर, पापा ने तो देखो बच्चों हमसे क्या, देखो बच्चों, आलिया भाग गई। फिर अम्मी ने बोला इनसे क्यों बात कर रहे हो, मुझसे बोलो। फिर अम्मी कह रही मैं तुझसे नहीं कर रहा। तो ऐसे झगड़े चलते रहे। तो फिर पापा को गुस्सा आ गया। देखिए, पुलिस स्टेशन जाफराबाद का मामला है। सवेरे 1:06 पर कॉल आई थी, उससे करीब 10 मिनट पहले का इंसिडेंट है। कॉल ये आई थी कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को सेकंड फ्लोर के मकान में और चाकू मार दिया है। तो तुरंत जब वहाँ मौके पे पहुँचे तो वहाँ पे खून से लथपथ एक ये महिला मिली, जिनकी शनाख्त निशा के रूप में हुई है। निशा उम्र 32 साल। और अभी जो तफ्तीश में सामने आया है, ये छोटा परिवार है। साजिद हस्बैंड है, वाइफ है, करीब 12 साल हो गए शादी को। 2 बच्चियाँ हैं इनकी, एक 11 साल की बच्ची है और एक 7 साल की बच्ची है। और कुछ दिनों से थोड़ा झगड़ा इनका चल रहा था। पहले ये शायद मोबाइल रिपेयर का काम करते थे, अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से इनका काम थोड़ा मंदा चल रहा है। तो घर में थोड़ा झगड़ा हस्बैंड वाइफ के बीच में रहता था थोड़ा बहुत। अभी जो पता लगा है कि हस्बैंड शायद शक भी करता था वाइफ के ऊपर। तो रात में झगड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उसने चाकू से वार किए और लेडी के गले में इंजरी है और उसके बाएं हाथ में इंजरी है। और उसके तुरंत बाद टीम ने फिर साजिद को पकड़ भी लिया था। तो साजिद से भी पूछताछ चल रही है सारे, और बाकी इसमें तफ्तीश हम लोग कर रहे हैं। अरेस्ट डाल लिया, FIR दर्ज कर लिया मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर का भी इसमें लगा है सेक्शन, क्योंकि जो बच्ची है 11 साल की, जब उसने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसके भी चोट लग गई थी। पूर्वी दिल्ली के एमसीडी कर्मचारी के यूनियन अध्यक्ष आरबी उटवाल ने हड़ताल खत्म करने के सवालों पर कहा कि G20 से पहले हम हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन G20 को लेकर हमने हड़ताल खत्म कर दी थी। लेकिन कल यानी 12 तारीख से हम दोबारा हड़ताल पर बैठेंगे। हमारी डिमांड है कि कच्चे को पक्का करें, अगर नहीं करते हैं तो हम अगले हफ्ते से दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय के आवास पर प्रोटेस्ट करेंगे। आपको बता दें कि एमसीडी कर्मचारी पिछले काफी लंबे समय से CM हाउस के बाहर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। G20 से पहले एमसीडी कर्मचारी यूनियन जो है केजरीवाल निवास के बाहर बैठा था
और इनकी मांग ये है कि कच्चे से पक्का करने को लेकर G20 ख़त्म हो गया और उसके बाद जो मेरे साथ लोग हैं MCD यूनियन कर्मचारी के लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारा धरना सीएम आवास केजरीवाल जी के समक्ष 7 जून से कंटिन्यू चल रहा था। तो भारत के सम्मान को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं, तो हमने वो धरना अपना पहली तारीख से स्थगित कर लिया था 12 तारीख तक। तो 13 से फिर हम बैठने जा रहे हैं अनिश्चितकालीन, जब तक हमारे कर्मचारी पक्के नहीं होते हैं। और जहाँ तक G20 की बात करें या 2010 की कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, तो हमारे कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और उस काम को अंजाम दिया है। जैसे खेल गाँव में जितने भी हमारे खिलाड़ी आए थे, सबको पूरी सुरक्षा के साथ सफाई से मुक्ति दिलाई, गंदगी से मुक्ति दिलाई, सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखी। ऐसे ही G20 में दिन रात सफाई कर्मचारियों ने कुर्बानी दी है, अपनी मेहनत दी है। लेकिन बड़ा दुख का विषय है, उनके खाने की, पीने की, चाय की व्यवस्था किसी ने नहीं सुध ली। मैं अब माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि G20 के सम्मान में जितने सफाई कर्मचारियों ने अपना तन मन ध्यान से आपके समर्पित किया है, उनकी भी एक मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दो, पक्का कर दो, पक्का कर दो, पक्का कर दो। 13 तारीख से हमारा धरने पर बैठेंगे और इसी हफ्ते के अंदर हम माननीय मेयर साहिबा के सब यात्रा निकालेंगे, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी और निगम के अधिकारी होगी। सफाई कर्मचारियों को जिन्हें G20 के अंदर ड्यूटी लगाई गई थी, उन्हें खाना तो नहीं दिया, लेकिन कम से कम अब शर्म कर लो कि उन्हें कम से कम सफाई कर्मचारियों को कच्चों से पक्का तो कर दो। उन कर्मचारियों को किसी भी तरीके की कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं दी गई है, चाय, नाश्ता, पानी वगैरह, जबकि पूरी दिल्ली की मार्केटें बंद थी। उन्होंने भूखे रह करके सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखा है। तो मैं सरकारों से अपील चाहता हूं कि अब इन्हें कच्चों से पक्का कर दो, नहीं तो हमारा आंदोलन बिल्कुल तैयार है। हम आंदोलन पे उतरेंगे और हम काम बंद हड़ताल भी कर सकते हैं। जो केजरीवाल ने जो चुनाव के अंदर वादा किया था, वो वादा पूरा कर जाए, हमें बस इतना चाहिए। क्योंकि इसने जो वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी, पहले दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी, तब भी इसने वादा किया था कि मैं ठेकेदारी ख़त्म करूँगा और सभी को रेगुलर करूँगा और पक्का करूँगा। फिर इसने कहा कि निगम के अंदर जब मेरी सरकार आएगी, मेरा मेयर बैठेगा, तो मैं कच्चों को पक्का कर दूंगा सभी। ये झूठा आदमी है, दिल्ली सरकार जितनी सब झूठी है और ये हमारा हक दबा के बैठा है। G20 के मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने अपनी हड़ताल वापस ली थी और उसके बाद जो है ये दोबारा हड़ताल पे जाएंगे। अगर इनकी मांगें नहीं होती तो ये भूख हड़ताल भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सीसन लाइव, दिल्ली। न्यू उस्मानपुर इलाके में एक महिला ने तेजाब पीकर जान दे दी। मृतका की पहचान लता के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। लता अपने परिजनों के साथ ब्रह्मापुरी इलाके में रहती थी। परिवार में पति, बेटा और अन्य सदस्य हैं। सोमवार को महिला ने तेजाब पिया तो उसका बेटा उसे गंभीर हालत में लेकर अस्पताल आया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि इस साल भी दिवाली पर पटाखे नहीं चलेंगे। इस पर लोगों का कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार अपनी मनमानी कर रही है, यह गलत है। केजरीवाल सरकार हिंदुओं के त्योहारों को लेकर हमेशा कहती है कि होली पर पानी वेस्ट मत करो, दिवाली पर बम मत फोड़ो। तो चाहती क्या है दिल्ली सरकार? वहीं कुछ लोग दिल्ली सरकार के पक्ष में नजर आए और उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन ज्यादा होता है और तो यह फैसला बिल्कुल सही है। तो कुछ लोगों ने नाखुश नजर आए कि इस बार दिवाली पर बम पटाखे कम फोड़े जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो त्यौहार हैं हिंदुओं के, तो उन्हीं पर ही सारे बैन लगे रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें उतनी सही नहीं है। बम पटाखों को ध्यान में रख के, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखकर थोड़े बहुत तो फोड़ने चाहिए। अदरवाइज़ तो हमारे इस तरह से त्यौहार सारे ही मिसिंग हो जाएंगे। तो कैसे पता चलेगा कि हाँ हम लोगों के त्यौहार भी हैं। क्योंकि होली आती है तो उसमें ये होता है कि कलर से नहीं खेलो, इससे दिक्कत आएगी। और दिवाली आती है तो कि पटाखे मत चलो। तो दिल्ली सरकार ने ये दिवाली पे जो फैसला लिया है कि दिवाली पे पटाखे नहीं चलेंगे, ये सरकारें जो हैं हिंदुओं के खिलाफ ही ये फैसले लेती हैं। हिंदुओं के त्योहारों पर सब रोक लगाती हैं, कभी शोभा यात्रा पे रोक लगाती हैं, दिवाली पे रोक लगाती हैं, औरों के सबके त्यौहार होते हैं, हमारे हिंदुओं के त्योहारों के लिए सब पे रोक लगा देती है सरकार। और सब त्योहारों चलेंगे, हर चीज़ चलती है। पटाखे तो सदियों से पटाखे चलते हैं। प्रदूषण तो और कारणों से भी हो सकता है, पटाखों से प्रदूषण थोड़ा है। दुनिया भर के प्रदूषण की फैक्ट्री हैं, वो बंद करिए। ये काफ़ी सराहनीय कदम है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की तरफ। और इस बैन को एक्चुअलिटी में लाने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को निर्देशित किया है कि
किसी भी प्रकार का लाइसेंस सेल, परचेज, स्टोरेज या यूज से रिलेटेड किसी भी वेंडर या सेलर को इस बार नहीं दिया जाएगा। दिवाली और आने वाली सर्दियों में पोल्यूशन लेवल्स कम रखने के नज़रिए से निर्णय लिया गया है। लेकिन यहाँ पे आम जनता को एक बात समझनी चाहिए, या इस निर्णय का जो विरोध कर रहे हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि जिस प्रकार से फेस्टिवल्स हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उसी प्रकार से इन्वायरमेंट भी उतना ही महत्व रखती हैं। अगर एक साफ सुरक्षित इन्वायरमेंट रहेगी तो ही तो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाएंगे। दिल्ली सरकार ने आज फैसला लिया है कि इस बार भी दिवाली पे आतिशबाजी नहीं होगी। ये एक अच्छा फैसला है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पॉल्यूशन जो इतना ज़्यादा फैलता है, लोगों को बहुत बीमारियां लग जाती हैं। तो ये एक अच्छा फैसला है कि आप इस बार भी दिवाली पटाखे नहीं जलेंगे। पॉल्यूशन है और भी है, और मैं समझता हूँ पैसे की भी वेस्टेज है। अगर देखा जाए, बच्चों को अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपना खेलकूद में ध्यान रखे बजाय ये पटाखे फोड़ने के। तो ये एक अच्छा फैसला दिल्ली सरकार है, पटाखे नहीं फूटेंगे, पॉल्यूशन ठीक रहेगा। नहीं तो पॉल्यूशन जब खराब हो जाता है तो फिर दिल्ली में और कई चीज़ें रोकी जाती हैं। तो कम से कम अब की बार दिवाली बिना पॉल्यूशन के जाएगी। ये एक अच्छा फैसला है और मैं इस सरकार के। शास्त्री पार्क इलाके में कल शाम भद्दे मजाक का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि मजाक करने वाले ने युवक को पहले तो जमीन पर पटक दिया, फिर उसकी बुरी तरह से पिटाई भी कर दी। पुलिस ने युवक के बयान पर फैक्ट्री मालिक और साथी कामगार के खिलाफ मारपीट समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। युवक के बयान पर फैक्ट्री मालिक और साथी कामगार के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 22 वर्षीय याकूब शास्त्री पार्क इलाके में रहता है। वह पास की ही एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करता है। कल शाम करीब 5 बजे वह फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसी दौरान साथ काम करने वाले नाजिम ने उसके साथ मजाक करने लगा। आरोप है कि जब उसने उसके मजाक का विरोध किया तो आरोपी गुस्से में कैंची लेकर उसकी तरफ आने लगा। इस बीच गेट पर फैक्ट्री मालिक महबूब हसन ने उसे पकड़ लिया। उसने सबको याकूब को ही थप्पड़ मारकर बाहर निकाल दिया। कुछ दूर जाकर याकूब वापस फैक्ट्री की तरफ आया। यह देखकर हसन गाली गलौज करने लगा और नाजिम भी बाहर आ गया। आरोप है कि दोनों याकूब को पीटने लगे। हसन ने याकूब को उठाकर जमीन पर पटक दिया। याकूब को काफी चोटें आई। घायल ने खुद ही पुलिस को कॉल की और आरोपी वहां से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस घायल को अस्पताल लेकर गई। इलाज के बाद याकूब ने थाने जाकर अपना बयान दिया। शाहदरा जिले के स्पेशल स्टाफ को सिविल ड्रेस में तैनात संदिग्धों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए थे। इस दौरान स्पेशल स्टाफ ने एक वांटेड बदमाश को 2 अत्याधुनिक और 8 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को स्पेशल स्टाफ के एक इंचार्ज विकास कुमार के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी की पहचान रमेश उर्फ विक्की उर्फ कनकटा के रूप में हुई है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि रमेश ने इंदिरापुरम में स्थित आदित्य मेगा मॉल के सुरक्षा गार्ड पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस मामले में वह वांटेड था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह ईस्ट जिले और आनंद विहार इलाके में वारदात को अंजाम देने के लिए आया था। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सुंदर नगरी इलाके में पिता की हत्या करने वाले आरोपी ने बेटे पर सुएं से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल अवस्था में युवक किसी तरह घर पहुंचा और उसने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई, जहां उसका उपचार किया गया। घायल की पहचान अनिल वर्मा के रूप में हुई। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को पता चला कि अनिल वर्मा अपने पिता की हत्या मामले में गवाह भी है। नंदनगरी थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक अनिल वर्मा सुंदर नगरी इलाके में परिवार के साथ रहता है। उसने पुलिस को बताया कि 6 सितंबर शाम करीब 4 बजे वह नंदनगरी में मार्केट के बाद बाइक से घर लौट रहा था। इसी बीच एक नकाबपोश युवक ने उसे हाथ दिखाया और बाइक रोकने का इशारा किया। जैसे ही उसने बाइक रोकने का इशारा किया तभी युवक ने उस पर बड़ा सा सुआ निकाला और उसके पेट पर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान अनिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही उसकी बाइक उसके पैर पर गिर गई, जिससे वह लड़खड़ा गया। हाथापाई के दौरान आरोपी युवक के मुंह पर बंधा कपड़ा हट गया। इसी बीच आरोपी ने उस पर सुएं से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया। दर्द से तड़पते हुए वह किसी तरह बाइक से घर पहुंचा और मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस को उसने आगे बताया कि उस पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके पिता की हत्या करने वाला आरोपी राजेश जायसवाल है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। अभी 6 तारीख को शाम 4 बजे मैं नन्नगिरी से किसी काम से अपने घर वापस लौट रहा था। वापस लौटते समय मुझे किसी व्यक्ति ने हाथ दिया। उसने वाइट कलर का गमछा अपने मुंह पे बांध रखा था। तो जब मैंने गाड़ी थोड़ी स्लो करी तो उसने एक बड़ा सा सुआ जो बर्फ़ तोड़ने वाला होता है वो मेरे पेट पे मारने की कोशिश करी। तो वो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। जब मैंने हाथ पकड़ा तो झीना झपटी में उसके मुंह का गमछा खुल गया। मुंह का गमछा खुलते ही मैंने देखा कि वो राजेश जायसवाल है जिसने मेरे फादर का मर्डर किया था 4 साल पहले। तो मैंने छीना छपटी में जब उसका जब गमछा खुला तो मैं पहचान गया। पहचानने के बाद क्या हुआ, उसने मेरे पीछे से वार करके और वो भाग गया।
झटका दे करके, मुझे धक्का दे करके भाग गया। जब मैं उठा और मैंने नीचे देखा हाथ लगा करके, तो मेरे जांघ से खून निकल रहा था। तो उस टाइम मैंने बड़ी हिम्मत करके फिर मैं अपनी बाइक उठा करके सीधा दुकान पर आया। दुकान पे आने के बाद मैंने 112 पे कॉल करी। 112 नंबर पे कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे PCR में लेकर के गए और मुझे MLC कराई। MLC कराने के बाद फिर थाने बुलाया गया ताकि मेरा बयान लिया जा सके। और मुझे डर है कि मेरी फैमिली को भी नुकसान पहुंचा सकता है, मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हम बार बार पुलिस वालों से मदद मांगते रहे हैं, SO साहब से मदद मांगते रहे हैं अपने नज़दीकी थाने के, कि जी ये हमें कुछ भी कभी भी चोट पहुंचा सकता है। इसमें एक लड़का और था जिसका नाम है सागर मंजीत, वो भी इसके साथ इन्वॉल्व था उस केस में, मेरे फादर वाले में। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये विनती है पुलिस प्रशासन से कि हमारे सिक्योरिटी मिले, हमारे बच्चों को सिक्योरिटी दी जाए, मेरे परिवार को दी जाए। हमारे परिवार को जान का खतरा है। मधु विहार इलाके में स्कूटी सवार बदमाश ने दूध लेने जा रहे एक युवक से उसका फोन झपट लिया। पीड़ित की पहचान नितिन रोटला के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगालकर मामले की जांच कर रही है। पीड़ित ने बताया कि झपटामार उसका काफी दूर से पीछा कर रहा था, लेकिन वहां बहुत से लोग थे, इसीलिए उसने खाली रास्ते का इंतजार किया। पीड़ित को पुलिस से कुछ खास मदद नहीं मिली है। उसने अपने आप से ही पता लगाने की कोशिश भी की, मगर कुछ नहीं हो पाया। ये 8 तारीख सुबह 7:30 एग्जैक्ट 6:45 से 50 के बीच की है। सुबह मैं पार्क से आ रहा था, मैं ऑफिस से आ रही था, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा घूम के आता हूँ पार्क में, मेरे को नींद आ जाए। मैं वापस आ रहा था फ़ोन पे बात करते हुए किसी से, तो मेरा फ़ोन वो लड़का मेरा बहुत पहले से पीछा कर रहा था, बट इतने लोग थे रोड पे तो मैंने इतना नोटिस नहीं करा उसको। और लगभग 6:45 के करीब वो पीछे से आया, उससे पहले स्कूटी राइट साइड रोकी और U-टर्न मार के आया, पीछे स्नैच करके मेरा फ़ोन लेके चला गया। कितने लोग स्कूटी सवार थे? एक ही था, ब्लैक और रेड कलर की एंटॉक थी। अच्छा, तो अभी तक पुलिस ने क्या किया इस मामले में? अभी ऐसा कुछ नहीं आया मेरे पास। मेरे को लास्ट परसों रात की इसकी लोकेशन आई थी, ब्रह्मपुरी गली नंबर 14/3 की, बिल्कुल कॉर्नर पे टेलर की शॉप है, वहीं पर एग्जैक्ट मेरे फ़ोन की लोकेशन आ रही थी, क्योंकि आपको तो फाइन माई फोन की लोकेशन आती रहती है बंद होने के बावजूद। उसके बाद मैंने पुलिस वालों को, जो मेरे IO हैं केस के, उनको मैंने फ़ोन करा। वो कह रहे मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, आप थाने चले। मैंने कहा मैं यहाँ आ चुका हूँ, आप वहाँ से किसी को भेज दीजिए। उन्होंने कहा कोई नहीं आएगा। मैं अकेला गया वहाँ पर, थोड़ा बहुत अपने साथ लेके लोगों को, सो दैट कि कुछ ऐसा ना हो कि वो एरिया वैसे थोड़ा ख़राब है। तो कुछ नहीं आया वहाँ से रिस्पॉन्स। उन्होंने भी ये कहा इतनी तादाद है यहाँ पर, हम किसको जेब में आके फ़ोन किए, तेरे पास फ़ोन है। कौन सा मोबाइल था? पूर्वी जिले के थाना लोकेशन मधु विहार इलाके में बदमाशों ने 2 घरों में सेंधमारी कर नकदी और गहने चोरी कर लिए। घटना के समय पीड़ित परिवार घर पर मौजूद नहीं था। मधु विहार में रहने वाली नेहा शाम को फिजियोथेरेपी क्लिनिक गई थी। रात करीब 8:15 बजे वह वापस लौटी तो घर की अलमारी में रखा सामान बिखरा पड़ा था। उनका पर्स और बैग अलमारी के बाहर पड़े थे। उन्होंने देखा तो उनके पर्स में रखे 10,000 तथा सोने के कान के टॉप्स गायब थे। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं उसके पड़ोसी उदित महेश्वरी ने बताया कि उनके घर पर भी चोरी हुई थी। उनकी अलमारी में कान की बाली और हाथ में 4 चूड़ियां और अन्य सामान भी चोरी हुआ था। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने कार का ECM इंजन कंट्रोल मॉड्यूल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह में शामिल 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से अलग अलग ऑडियो के 11 ECS बरामद हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी से चोरी के 11 मामलों का भी खुलासा हुआ है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर रविंद्र यादव ने सोमवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान करावल नगर के चांदबाग निवासी मोहम्मद इरफान और वेलकम निवासी खालिद के तौर पर हुई है। विभिन्न वाहनों के ECM चोरी को अंजाम देने वाला गिरोह जो दिल्ली NCR में सक्रिय है का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी। टीम ने ऐसी सभी घटनाओं का विवरण एकत्र किया, घटनास्थल का दौरा किया और चोरी करने के तरीके का विश्लेषण किया। उप निरीक्षक अशोक कुमार को गुप्त सूचना मिली कि अलग अलग वाहनों की ECM चोरी में शामिल 2 आरोपी व्यक्ति बाइक से रिंग रोड, टी पॉइंट, महारानी बाग, ईस्टर्न एवेन्यू दिल्ली पर आने वाले हैं। अगर समय पर कार्यवाही की जाए तो उन्हें पकड़ा जा सकता है। आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम ने जाल बिछाया और खालिद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि वे दिल्ली के क्षेत्र और दिल्ली से लगे आसपास के राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न वाहनों के मध्य रात्रि के दौरान ECM की चोरी करते हैं। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।